हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज मैं पॉलिटी का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि हमारे आने वाले यूपीपीएससी और यूपी आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगा। ये इसमें कम से कम मैं 10 से 12 लेक्चर लेकर के आऊँगी। पूरा पॉलिटी कवर करा दिया जाएगा और करंट में जो केसेस हुए हैं वो भी इसमें, मतलब ये करंट और स्टैटिक दोनों लेकर के रहेगा, ठीक है। जो कि 2024 के लिए जो होने वाला है प्रीलिम्स, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी चाहे यूपी आरओ सब में कवर करा दिया जाएगा, मतलब सबका रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 10 से 12 उसमें जो लेक्चर होगा उसमें ये खत्म करा दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन फंसता है और पॉलिटी से लगभग जो है वो 12 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं, यूपी पीसीएस में तो ज्यादा आते हैं, आरओ में 15 क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि ब्रिटिश रूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डेवलपमेंट हुआ उसका, वो ब्रिटिश रूल के अंदर वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो स्टार्टिंग हुआ था वो ब्रिटिश रूल के अंडर ही हुआ था। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो कैसे हुआ ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में होता क्या है ये देखते हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सीधे सीधे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही इसमें पढ़ाए जाएंगे, मतलब जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, ज्यादा पढ़ के टाइम ही वेस्ट करेंगे हम लोग। इससे अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ें, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या होता है, इट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, देखिए ये स्लाइड इंग्लिश में है बट मैं हिंदी में समझा दूंगी तो आप लोग जो है समझिए, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। इजी सा लैंग्वेज है, मतलब इतना टफ नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहली बार पहला स्टेप लिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। कंट्रोल का क्या, कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में, मतलब सबसे देखो सबसे पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तो वो लोग क्या व्यापार करने इंडिया आए थे। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि भाई हम इंडिया में क्या करेंगे, हम पार्लियामेंट बनाएंगे, हम यहाँ पे राज करेंगे, शासन करेंगे, ठीक है, और पूरे इंडिया जो टेरिटरी है उसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये सब उनका कोई मतलब मोटिव नहीं था। उनका मोटिव ये था कि वो आए थे अपने बिजनेस के पर्पज से आए थे, व्यापार में मुनाफा कमाने आए थे। जो सदर्न साइड में है पूरा केरला वेरला, केरला तमिलनाडु ये सब एरिया ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या था, इलायची, काली मिर्च, ये सब की जो वो थी, मतलब जितने जो मसाले थे वो इनको बहुत तेजी से मतलब अट्रैक्ट किए, क्योंकि ये यहाँ से ले जाते थे अपने देश में 60 गुना मतलब मुनाफा कमाते थे बेच करके, ठीक है। तो इस पर्पज से ये लोग अट्रैक्ट होके यहाँ पे आए थे। बट होता क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार ये एक स्टेप लिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो रहते हैं फोर्ट विलियम, वॉज यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए जाते हैं। होता क्या है कि इसमें इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो कंट्रोल मतलब रेगुलेट करते हैं उनको गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। तो ये पूछता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो ये चीज उपाधि कब मिला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मिला। अब ये भी पूछ लेता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज एस्टैब्लिश्ड 4 मेंबर, देयर वॉज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आता है, जैसे जैसे अभी भी है हमारे यहाँ क्या होता है, अपने यूपी में देख लीजिए तो एग्जीक्यूटिव क्या है, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद है ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का जो विधान परिषद है वो एस्टैब्लिश 4 मेंबर, इसकी स्थापना होती है। तो यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी स्थापना होती है। और इसमें कितने मेंबर रहते हैं, तो इसमें 4 मेंबर के साथ ये एस्टैब्लिश होता है। तो ये चीज पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। देयर वॉज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव, कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था बट सेपरेट नहीं था। जैसे अभी क्या है, अभी यूपी का लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेट है, जिन जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे सेपरेट है, ठीक है। तो वहां अब इस टाइम क्या होता था, ये मतलब कॉमन सा था, सेपरेट नहीं था, ठीक है।
द सबॉर्डिनेट ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ, द देखे इट सबॉर्डिनेट द गवर्नर ऑफ जो बॉम्बे थे, जो बॉम्बे के गवर्नर थे और मद्रास के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ही ला के रख दिया गया। ठीक है, तो पहले ये लोग अलग अलग थे, सेपरेट थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास। इनको अब ये किसके अंडर आ गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत आ गए। उस टाइम में जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ये चीज याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सबसे पहली बार, मतलब पूरा अगर इंडिया का ब्रिटिश वो भी ले लें, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, अब फोर्ट विलियम कहाँ पे होता है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में होता है। और इसके जो कब होता है, 1774 में होता है। किसके तहत होता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में होता है। सर एलिजा इम्फे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ लेता है कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो सर एलिजा इम्फे थे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जब यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो दे दिया था, 2-3 ऑप्शन दिया था और इसमें से बताना था कि कौन कौन सा करेक्ट है। पहला कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, और कहाँ पे हुआ था, तो वहां पे दे दिया था मद्रास ऑप्शन में। ठीक है, तो मद्रास नहीं होगा, कलकत्ता होगा। और तीसरा दे दिया था सर एलिजा इम्फे का नाम ना दे करके किसी और का नाम दे दिया गया था, तो वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि ओनली वन ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके तहत और क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट इज कंसीडर्ड द स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये पूछा है, रेगुलेटिंग एक्ट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ द इंडिया। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसी के तहत पहली बार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रहता है वो इंटरफेयर करते हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया के मतलब किस में इंटरफेयर करते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू, कि मतलब अब हम शासन करेंगे, अब यहाँ पे रहेंगे। उसके पहले ये लोग क्या, किस मोटिव से आए थे, व्यापार करने से, कि मुनाफा कमाओ और चलो अपने देश। ठीक है, तो ये चीज था यहाँ पे। बिफोर द वैसे इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। वही चीज बताया गया है कि इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले इनका मोटिव क्या था, कि ज्यादा से ज्यादा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटिव ये था कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना और अपने देश भाई वापस चले जाना। ठीक है, तो ये लोग मुनाफा कमाने आए थे। उसके बाद जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब ये लोग कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज फॉर इंडिया वेयर ऑल्सो डिफाइंड। अब होता क्या है कि जो सिविल और क्रिमिनल लॉ है, उससे पहले कोई डिफाइन नहीं, क्योंकि वो व्यापार करने आए थे, उनसे कोई मतलब नहीं था इनके शासन व्यवस्था कैसी चल रही है यहाँ पे। ठीक, लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, उसके बाद ये लोग सिविल और क्रिमिनल लॉ में भी इंटरफेयर कर देते हैं। मतलब उसको भी डिफाइन कर देते हैं कि सिविल लॉ के अंतर्गत क्या आएगा, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत क्या आएगा। तो आई होप आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इंग्लिश है, बट मैं हिंदी में समझा दे रही हूँ, आप लोग समझिए, क्योंकि इतना तो इंग्लिश आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद जस्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जितने एक्ट लिए गए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ऑल्सो कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। अब देखो, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, उसको क्या कहते हैं, उसको और भी किस नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू करेक्ट द डिफेक्ट द रेगुलेटिंग एक्ट 70। अब देखिए, सीधी सीधी बात इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों आया, तो जो भी कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो भी कमी रह गया था, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, मतलब भरपाई करने के लिए ये आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बस ये याद कर लीजिए। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है, देखिए कंपनी, और देखिए दो चीज हो जाता है, एक पॉलिटिकल मुद्दे आ जाते हैं, एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज आती रहती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है कि पॉलिटिकल और कॉमर्शियल मुद्दे को अलग अलग किस एक्ट के तहत किया गया डिफाइन, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शन वे डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इट्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे वही है कि कॉमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज है वो कंपनी देखेगी। ठीक है, फॉर द पॉलिटिकल मैटर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिए होता क्या है कि पॉलिटिकल मैटर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, और कॉमर्शियल अफेयर्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब देखिए, कंपनी में कौन होता है, डायरेक्टर होते हैं। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कंपनी में कौन होता है, डायरेक्टर होते हैं।
तो कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए और पॉलिटिकल मैटर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पॉलिटिकल मैटर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कॉमर्शियल मैटर के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट के तहत बनाए गए, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बनाए गए। तो ये जितनी भी इसमें पॉइंट लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक एक दो दो पॉइंट से देखिए इससे एक क्वेश्चन बना है, इससे बना है, तो ये सब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है। इट रिजल्ट डुअल कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से डुअल कंट्रोल आ गया। डुअल कंट्रोल मतलब पॉलिटिकल मैटर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, कॉमर्शियल मैटर के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ज्वाइंट गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाता है, यानी कि डुअल कंट्रोल का मतलब ही है ज्वाइंट गवर्नमेंट इन इंडिया बाई क्राउन इन ब्रिटिश, देखो, ग्रेट ब्रिटेन एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे डुअल मतलब ज्वाइंट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो करती है शासन, ठीक है, 1773 के तहत, ठीक। क्यों? क्योंकि वो व्यापार करने पहले आती है। लेकिन इसके बाद से क्या होता है, सीधे धीरे धीरे क्राउन मतलब ग्रेट ब्रिटेन के जो क्राउन मतलब जो महारानी रहती हैं वो इंटरफेयर करने लगती हैं कि नहीं अब हमको भी, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको तो वही भेजती हैं, ठीक है। तो अब वो उनको ये लगता है कि कंपनी जो है वो ज्यादा फायदा कमा रहा है, उसके पास जब अगर ये पावर भी आ जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो इनसे बगावत भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे ये इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। विद क्राउन हैविंग, अब देखिए होता क्या है ना, ये धीरे धीरे इंटरफेयर करती है, बट जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद क्या करती है, कंपनी से पूरा पूरा हैंडओवर अपने हाथ में कर लेती है, मतलब सीधे सीधे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाने लगते हैं इंडिया पे। मतलब इंडिया के लिए जो भी लॉज आते हैं, जो भी कंट्रोल करना होता है, वो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाने लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड कर दिया जाता है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी वो बहुत बड़े लेवल पे क्रांति हुई थी, तो उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे है देखिए पिट्स इंडिया 1784 में और क्या होता है, दिस एक्ट मेड द कंपनी डायरेक्टली सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहाँ पे है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी डायरेक्टली सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली सबॉर्डिनेट किए जाते हैं। द गवर्नर जनरल वाज गिवन राइट टू वीटो। अब यहाँ पे राइट टू वीटो, वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया जाता है, तो राइट टू वीटो किस में आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा, और ऐसे मतलब पेयर करके पढ़ेंगे। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा चार्ट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखे गए हैं। अब इसके बाद आता है चार्टर एक्ट, आता है चार्टर एक्ट, चार आते हैं। पहला मतलब 20-20 साल पे चार्टर एक्ट आते हैं। तो पहला जो चार्टर एक्ट है 1793 में आता है, चार्टर एक्ट 1793। इसके 20 साल बाद आएगा आपका चार्टर एक्ट 1813, और इसके 20 साल बाद आएगा चार्टर एक्ट 1833, फिर उसके 20 साल बाद आएगा चार्टर एक्ट 1853। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पहला इसमें पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल प्रिविलेजेस वर एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल प्रिविलेजेस था, कॉमर्शियल यानी कि जो डायरेक्टर कंपनी थी, तो डायरेक्टर पॉलिटिकल मुद्दे जो था वो कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके लिए बनाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल प्रिविलेजेस था, जो उनको फायदे मिलते थे, वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या होता है, चार्टर एक्ट 1793 में कंपनीज डिविडेंड वर अलाउड टू बी रेज टू 10%। अब जो कंपनी का डिविडेंड रहता है वो 10% तक बढ़ा दिया जाता है, मतलब उनका डिविडेंड 10% तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है द सैलरी ऑफ स्टाफ एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेर ऑल्सो नाउ चार्ज द कंपनी। अब होता क्या है कि इनका डिविडेंड इनको 10% तक दिया जाता है, और जो इनके स्टाफ रहते हैं, ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर रहते हैं, उनकी सैलरी कंपनी ही देती थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देती थी। कंपनी जो कि इंडिया से मुनाफे होते थे, जो बिजनेस में उनको मुनाफे होते थे, उसी से वो क्या देते थे, सैलरी अपने स्टाफ को देते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देते थे, ठीक है, ये चीज है। दिस एक्ट सेपरेट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी। इसी एक्ट के तहत, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी को सेपरेट कर दिया गया, तो ये किया गया चार्टर एक्ट 1793 के तहत किया गया, ठीक है। इसको आप लोग एकदम रट जाइएगा। तो ये चीज है, फंक्शंस ऑफ द कंपनी लीडिंग टू द डिसअपियरेंस ऑफ बाल अडल्ट्स, ठीक है, रिवेन्यू कोर्ट्स। तो रिवेन्यू कोर्ट्स की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत हुई, ठीक है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो भी बताते चल रही हूँ आप लोग को, कि कोई दिक्कत ना हो। अब आता है नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1830, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर। तो देखिए होता क्या है कि 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाता है। ट्रेड मोनोपोली वॉर वाज इंडेड एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी विथ चाइना। ये लाइन यूपीएससी में पूछा हुआ है
कि ट्रेड मोनोपोली जो है वो खत्म कर दिया जाता है, एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, ठीक है। तो ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है बस दो चीज को छोड़ करके। एक पहला क्या है, चाय का जो व्यापार करते थे और जो चाइना के साथ व्यापार करते थे, ये दो चीज को छोड़ करके ट्रेड का जो व्यापार में एकाधिकार था कंपनी का, उसको खत्म कर दिया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है जो कंपनी का डिविडेंड है, पहले कितना था, 10% था, अभी कितना हो गया, 10.5% कर दिया गया फिक्स, ठीक है। ये चार्टर एक्ट 1813 की बात हो रही है। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट आता है ग्रांटेड परमिशन टू द मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड इंगेज इन रिलीजियस प्रोस्टलाइजेशन। अब होता क्या है चार्टर एक्ट 1813 में, मतलब 1813 में, इसके तहत क्या होता है कि जो मिशनरीज रहती है, जो ईसाई धर्म के, जैसे मिशनरीज का मतलब क्या होता है, जो प्रचारक रहते हैं, जो ईसाई के रहते थे, ईसाई धर्म के प्रचारक, उनको परमिशन दे दिया गया कि आप आइए इंडिया में और अपने धर्म का जो है प्रचार कीजिए और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाइए। रिलीजियस प्रोस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि धार्मिक जो है उनको परिवर्तन कीजिए, उनका धर्म परिवर्तन करा दीजिए, ठीक है। तो ये चीज तो इनको परमिशन दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको ये समझ आ गया था कि हमें लंबे समय तक यहाँ शासन करना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमको सबको ईसाई बना देना है, सबका धर्म परिवर्तन कर देना है, ठीक है, अपने कंट्रोल में ले लेना है। तो इसलिए यहाँ पे परमिशन मिल जाता है मिशनरीज को, और वो क्या करते हैं, वो आए इंडिया में और अपने धर्म का प्रचार करे और लोगों को के धर्म को परिवर्तित कर दे, ठीक है। तो ये चीज है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता है 1833 में, 1830 में, देखिए ये 1813 में, चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है, ₹1 लाख वेयर टू बी सेट असाइड फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अब होता क्या है कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए, मतलब एजुकेशन के विकास के लिए, एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में, उसके लिए 1 लाख रुपए जो है वो निकाला जाता है चार्टर एक्ट 1813 के तहत, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है, आता है नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट 1833 आ जाएगा। इसमें क्या होता है, 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, इसमें भी मतलब 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा 1793, 1813, चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या होता है, देखिए होता क्या है, देखिए मैंने एक साथ इसलिए रखा है कि आप लोग इसको रिलेट कर पाए कि 1813 में क्या हुआ था कि ट्रेड मोनोपोली तो खत्म कर दिया गया था बस दो चीज को छोड़ करके। चाय के का जो व्यापार था वो चाइना के साथ व्यापार था, बट 1833 है, 1833, उसमें क्या होता है, कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है ट्रेड मोनोपोली। जैसे जो ट्रेड टोटली अबॉलिश, यानी कि पूरा पूरी तरीके से ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें डिफरेंस है, ये याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था 1773 में पढ़ा था इपिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आता है, उसमें क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो रहते, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रहते हैं, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक रहते हैं, ठीक। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। वो 1773 में हुआ था, ये हुआ है 1833 में हुआ है, ठीक है। ये चीज याद कर लिए। वो पिट्स इंडिया एक्ट, वो सॉरी वो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये चार्टर एक्ट है। इसको 4-5 बार आप लोग पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आता है इसमें चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या होता है, वही मतलब इसमें देखिए टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है, लेकिन डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम, मतलब ये बताया नहीं जाता है कि 20 साल के लिए बढ़ाया गया, भाई अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया जाता है, कब तक बढ़ाया जाता है ये नहीं बताया जाता है इसमें। इसमें एक चीज और होता है, सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। यानी जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल रहता है उसको, उस पे सेपरेट किया जाता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ देखिए लेजिस्लेटिव क्या है, लोकसभा और राज्यसभा जैसे होता है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को क्या किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब उसके पहले जो गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको अब किस नाम से जाना जाने लगा, ये पिट्स इंडिया एक्ट में था गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको ये वहीं पे आया था पिट्स इंडिया एक्ट में, इसको याद करते चलिए। और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, अब क्या किस नाम से जाना जाने लगा, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम से जाना जाने लगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे
इंडियन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा चार्टर एक्ट। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, फिर नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट। 4 चार्टर एक्ट हैं, सन याद कर लीजिए, 20-20 साल पे आते हैं। पहला क्या था, चार्टर एक्ट 1793 था, फिर उसके बाद आता है 1813, उसके बाद आता है 1833, फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला 1853। ठीक है, ये चीज हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वही लिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 61 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये 3 आते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट 4 रहता है, इंडियन काउंसिल एक्ट कितना रहता है, 3 रहता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में होता क्या है, 1861 में जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन आता है। उसके पहले क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन रहता है, यानी कि गवर्नर जनरल के हाथ में सारी पावर गवर्नर जनरल के हाथ में रहता था। गवर्नर जनरल जो सेंटर में रहते थे, ठीक है, अब वो सारे जगह रेगुलेट करते थे। ठीक, और वीटो पावर भी उन्हीं के हाथ में रहता था। लेकिन जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है, उसमें ये पता चलता है कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ा है, इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएगा काम। तो सबसे पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही आया। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द 1861 एक्ट रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज टेकन अवे बाय द चार्टर एक्ट 1833। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये चीज नहीं, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन वायसराज लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि कब जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है उसमें इंडियन को कब, मतलब कि इंडियन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कब ये कॉन्सेप्ट आया। तो ये आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया, कि इंडिया भी, जो इंडियन जो लोग हैं वो भी वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में रह सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच वाज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1853, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी चार्टर एक्ट 1853 में, उसी में क्या बढ़ाया गया कि अब इंडियन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या होता है, द एक्ट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के तहत एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इंक्रीज किया जाता है, क्या किया जाता है, नंबर ऑफ एडिशनल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर। जो एडिशनल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर, इनकी संख्या में वृद्धि कर दी जाती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। नेक्स्ट आता है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इसमें पहला स्टेप ऐसा लिया जाता है जब रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया में, इसमें स्टेप लिया, पहला स्टेप की भाई रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट मॉडर्न इंडिया में। अब देखिए इसमें क्या होता है 1861 में, कि जो इंडियन है उनको भी अलाउ कर दिया जाता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें मॉडर्न इंडिया में इंटरफेयर करने के लिए भी आता है। ठीक है, इट मेड प्रोविजन फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार कब आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है। इसमें जितने पॉइंट लिखे हैं, जो जो हाईलाइट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और भी जैसे जो इसमें स्टार किया जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत ही सबसे पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया ऑफ द सम ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर रहते थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे, तो जो प्रोविंशियल, जो स्टेट में रहता था काउंसिल, उनके द्वारा ये चुने जाते थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन यानी सीधे जनता वोट नहीं करती थी। जो चुने हुए, जो प्रोविंशियल काउंसिल में जो चुने हुए मेंबर होते थे, वही क्या करते थे, वोट करते थे किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो कब आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया। ठीक, ये चीज है। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या होता है, दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पूछता है कि किस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को जाना जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो लॉर्ड मॉर्ले रहते हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं, और लॉर्ड मिंटो जो रहते हैं वो वायसरॉय ऑफ इंडिया रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से ये जाना जाता है। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंशियल इंक्रीज। अब होता क्या है, इसमें जो 1892 में रहता है इंडियन काउंसिल एक्ट, अब इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या होता है कि जो साइज रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको, और जो प्रोविंशियल काउंसिल का जो रहता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जितने लोग इसमें थे उससे ज्यादा लोग कर दिए जाते हैं।
The legislative council at the center and the provincial increase in size. The elected member were elected indirectly. इसमें भी क्या होता है, जो मेंबर इलेक्ट होते हैं, जो चुन के आते हैं मेंबर, वो इनडायरेक्टली चुन के आते हैं। जैसे जो प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर रहते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली चुने जाते थे। द इलेक्टेड मेंबर वर फॉर्म द लोकल बॉडीज, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लैंड होल्डर्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर्स, कम्युनिटीज, मुस्लिम। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वही चीज बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन वोट, मतलब जो इनडायरेक्टली चुन के आते थे उनको कौन कौन चुनता था, ठीक है, तो वो कौन कौन लोग चुनते थे वही यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है कि इसमें क्या होता है, सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स पहली बार कब आया, तो ये आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। इसको याद कर लीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं 1919 में आया या 1935 में आया, नहीं, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया, यानी कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के तहत ही आया। ये क्या आया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा जब, तो उसमें देखेंगे हम लोग सिख ईसाई के लिए होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहता है उसमें सबसे लास्ट में औरतों को और दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाता है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में और क्या होता है, तो यहाँ पे द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड लिमिटेड रोल इट। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो रहता था वो लिमिटेड रोल रहता था, और नो डिस्कशन ऑन द फाइनेंस वाज परमिटेड। फाइनेंस यानी कि जो बजट पे कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया जाता था, ये चीज है, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल 1862, और यहाँ पे आता है 1866 एंड पंजाब 1897। तो ये याद कर लीजिएगा कि जो प्रोविंसेस ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत 1862 में इसका स्थापना हुआ। अब ये आता है 92 का है, तो मेंबर वेर गिवन टू राइट टू आस्क क्वेश्चन। अब देखिए बजट सबसे पहली बार पेश तो किया जाता है 1861 के तहत, यहाँ पे है 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत बजट सबसे पहली बार पेश किया जाने लगता है। बट इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहते हैं वो इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन जब आगे आते हैं हम लोग, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेंबर वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन द बजट। अब क्या होता है, बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन किस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी यहाँ पे बताया गया है। विच वॉज बैरिड इन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए यहाँ पे ये चीज बताएगी कि 1861 में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बट 1892 में पूछ सकते हैं। और मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बट यहाँ पे है नोटिस देना पड़ेगा उनको 6 दिन पहले कि भाई हमको क्वेश्चन पूछना है बजट पे, तो 6 दिन पहले आप नोटिस दे करके ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। दे कैन नॉट वोट ऑन द बजट, और वोट नहीं कर सकते थे वो बजट पे। देखिए क्वेश्चन तो वो पूछ सकते थे, 6 दिन पहले नोटिस दे करके वो क्वेश्चन पूछेंगे, और वो बजट पे वोट नहीं कर सकते थे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक इसमें जो पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब होता क्या था, जैसे बजट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप संसद में उठे, आपने क्वेश्चन किया, ठीक, अब क्वेश्चन किया, सामने वाले ने आपको जवाब दिया, फिर उसके बाद उस आंसर से भी आप क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, मतलब जो क्वेश्चन रेज कर सकते हो उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो 1892 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। क्यों, क्योंकि भाई आप 6 दिन पहले नोटिस दोगे कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो क्वेश्चन बना उसका आंसर लेकर के आएंगे, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर पूछ लोगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाता था। तो इसलिए जो है वो बस नाम मात्र का उन्होंने बजट पेश करना शुरू किया, लेकिन और कोई ज्यादा फ्रीडम नहीं देते थे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे चार्टर एक्ट 1909। इसमें क्या होता है, द मेंबर कुड डिस्कस द बजट एंड मूव रिजोल्यूशन। अब क्या है, बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, कुड ऑल्सो डिस्कस द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसके पहले क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट पे वो मैटर, जो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर रहता था उस पे वो डिस्कशन नहीं कर सकते थे। लेकिन जो ये आता है काउंसिल एक्ट 1909 उसमें कर सकते हैं। दे कुड ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अभी क्या था, जो बैरिड था, किसमें बैरिड था 1892 में, कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये आप सिंपल सा है, आप स्टेप बाय स्टेप याद करते चलिए कि सबसे पहली बार भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ कि बजट पेश होना शुरू हो गया। फिर होता क्या है कि बजट से ले लीजिए, यही पूरा एक जगह इसलिए लिख दिया गया है कि आप लोग ऐसे कंपेयर करके याद कर लीजिए। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें क्या होता है कि भाई आप बजट पूछ सकते हो, बजट पे मतलब डिस्कशन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, नहीं बजट पे आप डिस्कशन नहीं कर सकते, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और नोटिस देकर के क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। बट जो आता है 1909, उसमें क्या होता है, आप डिस्कशन भी कर सकते हो बजट पे, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे और जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मैटर है उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक।
बट यहाँ पे एक चीज और बैरेट कर दिया गया, नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी यानी फॉरेन मुद्दे पे जितनी पॉलिसी बनाई जाएगी बजट में, उस पर आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते ऑन द रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट वेयर परमिटेड। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट के जो महाराजा रहते थे उनको भी यहाँ पे परमिटेड कर दिया गया था कि आप भी यहाँ पे आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पे आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते या डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड सत्येंद्र पी सिन्हा एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला कोई इंडियन, मतलब जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहते हैं उसमें कोई पहला इंडियन आता है मेंबर बन के, तो वो रहते हैं सत्येंद्र पी सिन्हा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो इनको अपॉइंट करते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब आता है जो 1861 रहता है, उसमें लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू काउंसिल 1862, नेमली राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर देवकर राव। ये पूछ लेता है कि किस एक्ट के तहत, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, काउंसिल एक्ट 1862 में क्या करते हैं, वो 3 इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। पहले रहते हैं राजा ऑफ बनारस, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव लास्ट रहते हैं। ठीक है, ये चीज दिया गया है। ठीक, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा। ये स्लाइड और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या होता है, 2 एक्ट रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और एक रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, डायरकी पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि डायरकी का मतलब होता है द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लेवल पे किया जाता है। प्रोविंशियल का मतलब होता है स्टेट लेवल, यानी कि जो देखिए जैसे पहले यूपी का नाम क्या था, प्रोविंशियल था ना, प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस, तो उसको नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया। तो प्रोविंशियल का मतलब क्या होता है, स्टेट, यहाँ स्टेट से मतलब है। ठीक है, तो डायरकी जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, कब किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे है। और द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वे डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज वाया रिजर्व एंड ट्रांसफर। अब होता था क्या था कि भाई डायरकी द्वैत शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि एक तो वायसरा रहेंगे यानी कि जो गवर्नर जनरल रहेंगे, जो कि सेंट्रल लेवल पे रहेंगे। ठीक है, एक रहेंगे स्टेट लेवल पे, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये सेंटर में क्या हो गया, यहाँ पे वायसेरा रहेंगे, और ये छोटे छोटे क्या हो गए, स्टेट हो गए। इस स्टेट में भी कुछ हेड बना दिए जाएंगे, कुछ रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो रहेंगे वो हेड रहेंगे। ठीक है, तो अब होता क्या था कि इसमें क्या है, कुछ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रहते थे, जहाँ पे देखिए ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये इन लोगों के पास सारों के पास क्या रहता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट के जितने भी मुद्दे रहते थे वो इन लोगों के पास रहता था। ठीक है, और जो रिजर्व रहता था, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट रहते थे, रिजर्व जो मुद्दे रहते थे, वो वायसराय के पास रहता था। ठीक है, तो ये चीज है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया। द रिजर्व सब्जेक्ट में आता क्या था, वेयर केप्ट विद द गवर्नर, एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर केप्ट विद द गवर्नर एक्टिंग द इंडियन मिनिस्टर। तो यहाँ पे इंडियन मिनिस्टर रहते थे स्टेट में, और ये गवर्नर रहते थे। जो रिजर्व रहता था वो गवर्नर के अंडर रहता था, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट रहते थे वो रहते थे इंडियन मिनिस्टर के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें जो है, जो इंडियन मिनिस्टर के अंतर्गत ट्रांसफर सब्जेक्ट रहते थे उसमें गवर्नर जनरल इंटरफेयर करते थे। ठीक है, ये चीज है। फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पे पहले पूरा ये पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक चीज और है, बाई कैमरल, जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन वाज सेटअप एट सेंट्रल लेवल, वही जो चीज बताया गया वही चीज है। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली आता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब वही असेंबली और काउंसिल। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये दोनों चीज आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर के अंतर्गत। लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज लोअर हाउस, मतलब जैसे अभी अभी का देख लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, जैसे अभी देख लीजिए लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, तो लोअर हाउस और अपर हाउस को कहते हैं, तो वहीं पे है, यहाँ पे बनाया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लिए। ये लोअर हाउस होता था विद 3 years एज इट्स टेन्योर। अब इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 3 साल के लिए रहता था, 3 साल बाद ये भंग हो जाता था। ठीक है, डिजोल्व कर दिया जाता था। द टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट 5 year, और काउंसिल ऑफ स्टेट का जो टेन्योर रहता था वो 5 year के लिए रहता था। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। Under the Government of India Act 1919, the
फ्रेंचाइजी वॉज रिस्ट्रिक्टेड। फ्रेंचाइजी का मतलब वोट देने का जो अधिकार था वो सभी के पास नहीं था, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था, यानी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब बहुत ही कम लोग देते थे। देयर वॉज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मतलब कि आम जनता जैसे हम लोग हैं, सबको अधिकार है 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं, तो वो चीज नहीं था, ठीक है। नो अडल्ट सफरेज, कोई अडल्ट सफरेज मतलब नहीं था। नो वोटिंग पावर टू वुमेन, यानी कि देखिए कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजिंग नहीं था और विमेन को कोई पावर नहीं था कि वो वोट दे सके, और कोई अडल्ट सफरेज के पास पावर नहीं था, मतलब कुछ ही चुनिंदा लोग रहते थे जो कि वोट करते थे, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी स्थापना इंडिया में पहली बार कब होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में होती है, ठीक है, ये चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या होता है, एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी। जो प्रोविंशियल डायरकी बनाया गया था, कब बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बनाया गया था, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। अब क्या होता है, इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर लेवल, ठीक है। पहले स्टेट लेवल पे डायरकी रहता है, उसको 1935 में खत्म करके तब इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंटर लेवल पे। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है, इट इंट्रोड्यूस बाइकैमलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। जो 11 प्रोविंस होते थे, 11 प्रोविंस थे, उसमें 6 में बाइकैमलिज्म था। बाइकैमलिज्म का मतलब द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा, ये चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब वो जो 6 स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। डज द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंस, जो अभी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बाइकैमलिज्म था, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों था। कहाँ कहाँ पे था, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, ठीक है, और असम और यूनाइटेड प्रोविंस यहाँ पे था। कोई ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक। और जहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होता था। दिस एक्ट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में यहाँ पे क्या था, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, जहाँ पे विमेन नहीं दे सकती थी अधिकार। नो मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी भी नहीं था कोई। नो अडल्ट सफरेज था, बट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है क्या। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जितनी थी, यानी 100% मान लो पॉपुलेशन, उसमें 10% लोगों को ही अधिकार था वोट देने का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया। नेक्स्ट आता है, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, वो होती है 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस एंड द फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट की भी स्थापना जो होती है वो होती है 1935 के तहत। तो आई होप आप लोगों को सारे जितने एक्ट है वो समझ आ गया होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा। फिर चार्टर एक्ट पढ़ा हम लोगों ने 1793, पहला चार्टर एक्ट था। 20 साल बाद आता है 1813। फिर उसके बाद आता है 1833। फिर उसके बाद आता है 1853। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 3 रहता है। एक पहला आता है 1861, नेक्स्ट आता है 1892, और फिर लास्ट में आता है 1909। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 2 रहता है। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रहता है, नेक्स्ट जो लास्ट रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहता है। तो ये चीज है पूरा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे पूरा पॉलिटी का ही रहेगा। साइमन कमीशन कैसे आता है 1927 में, वो पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरा यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और ये अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।